हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। हम लोग एक नए सीरीज की ओर आगे बढ़े हैं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12वीं के पॉलिटिकल साइंस जिसमें राजनीति विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे। इस चैप्टर नंबर 5 में कांग्रेस व्यवस्था को चुनौतियां तथा उसका पुनर्स्थापन। इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोग पढ़ेंगे। और इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए और कॉपी पे नोट कीजिए और आने वाले एग्ज़ाम के लिए अपने नंबर बढ़ाने का प्रयास कीजिए। ये वीडियो से ज़रूर निश्चित रूप से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन टैली करेगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए और हमारे चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 में है, नेहरू के निधन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इनके निधन के बाद जब इनका मृत्यु हो गया उनके बाद में उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना। तो ये लाल बहादुर शास्त्री, उनका उत्तराधिकारी कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस भी हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं, ध्यान रखेंगे। 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ था मुगल सराय में। कहाँ पर? मुगल सराय। तो इस तरह से 2 अक्टूबर को हम लोग 2 महापुरुष का जन्म दिवस मनाते हैं, एक तो गांधी जी और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 9 जून 1964 से लेके 11 जनवरी 1966 तक रहे थे। इस तरह से ध्यान रखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। कब से कब तक? 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में किसने निर्णायक भूमिका निभाई? यानी नेहरू का जो राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया, इसमें जो निर्णायक की भूमिका निभाई थी वो पार्टी अध्यक्ष कामराज ने। किसके द्वारा? ध्यान रखेंगे, ये कामराज। इसने बहुत ज़्यादा अपनी भूमिका निभाई थी लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ी उस समय पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस में फूट कब हुआ? 1969 में। उस समय पार्टी के अध्यक्ष जो थे वो एस निजलिंगप्पन थे। एस निजलिंगप्पा थे, ध्यान रखेंगे। एस निजलिंगप्पा ये पार्टी के अध्यक्ष थे। वहीं पर हम लोग बात करेंगे कांग्रेस फूट का, तो कांग्रेस का फूट एक बार 1907 में हो चुका था। 1907 का कांग्रेस फूट को कहा जाता है सूरत फूट भी। क्या कहा जाता है? सूरत फूट भी कहा जाता है। सूरत फूट 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था 2 दल में, गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम दल में, ध्यान रखेंगे। ये कब हुआ था? 1907 के सूरत फूट में। इस सूरत की अध्यक्षता जो किए थे रास बिहारी बोस, ये भी ध्यान रखेंगे, रास बिहारी बोस ने यहाँ पर अध्यक्षता किए थे। और स्वतंत्रता के बाद जो कांग्रेस में फूट पड़ी वो 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंडिकेट पदबंध ने किसका संबंध था? सिंडिकेट पदबंध से किसका संबंध था? ये कांग्रेस के इंदिरा विरोधी वरिष्ठ नेतागण, ध्यान से समझेंगे। कांग्रेस के ही अंदर कुछ ऐसे नेता हो गए थे जो इंदिरा के विरोधी थे, वही उन्हीं को सिंडिकेट पदबंध से संबंध था, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में 1959 में स्वतंत्र पार्टी बनाई थी किसने? राजगोपालाचारी ने। 1959 में स्वतंत्र पार्टी बनाई थी किसके द्वारा? राजगोपालाचारी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, युवा तुर्क गुट का अग्रणी सदस्य। युवा तुर्क गुट के अग्रणी सदस्य जो थे वो चंद्रशेखर थे, ध्यान रखेंगे। कौन थे? चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में है, 1969 में नई कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की थी? जब 1969 में जब कांग्रेस का फूट हुआ था ये स्वतंत्रता के बाद, उस समय कांग्रेस में जो मुंबई में अधिवेशन हुआ था उनकी अध्यक्षता किसने किया था? जगजीवन राम।
किसके द्वारा किया गया था? जगजीवन राम के द्वारा। 1969 में नई कांग्रेस यानी स्वतंत्रता के बाद पहली बार फूट होने के बाद कांग्रेस का जो अधिवेशन मुंबई में हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? जगजीवन राम ने। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। 8 में है, किस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था? गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी की सरकार, ध्यान रखेंगे, इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा ये 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1969 के बीच में दिया गया था। वहीं पर बात करें पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ? 1951 से 56। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे था? हेरोल्ड मॉडल पर। हेरोल्ड मॉडल। पहली पंचवर्षीय योजना का शासन कब से कब तक? 1951 से 1956। किस मॉडल पे था? हेरोल्ड मॉडल पे। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, 1971 के चुनाव में कांग्रेस में कितने स्थान मिले थे? 1971 का जो लोकसभा चुनाव था, उसमें कांग्रेस दल को कितना लोकसभा में स्थान मिला था? वो 352 मिला था। ध्यान रखें, कितना? 352। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ के नारे ने किस चुनाव में अपना चमत्कारी प्रभाव दिखाया? ये 1971 का जो मध्य अवधि चुनाव हुआ था, इसमें चमत्कारी प्रभाव दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 11, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा दिया गया था गरीबी हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन यहाँ बाय ऑप्शन के अनुसार 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। ऐसे स्वतंत्रता के पहले की बात करें तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इसी को बोलते हैं सूरत फूट। सूरत फूट। इस सूरत फूट में कांग्रेस 2 दल में, एक तो गर्म दल और दूसरा नरम दल में विभाजित हुआ था 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, विश्वास प्रस्ताव 9 पास होने के आधार पर सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा? ये वीपी सिंह थे। विश्वास मत प्राप्त न करने वाले सबसे भारत के पहले प्रधानमंत्री वीपी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, 1989 में लोकसभा के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1989 की बात है, ये राजीव गांधी थे। ध्यान रखेंगे, 1989 में लोकसभा के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 में, निम्नलिखित में से कौन नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे? कौन से नेता, श्रीमती जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय उनके सरकार में उप प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। ध्यान रखेंगे, मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी सरकार के समय में उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष पूछा, ध्यान से पढ़िए। पहली महिला अध्यक्ष, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। अगर यहीं पर पूछता भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाता तो इसका आंसर होता सरोजनी नायडू। ध्यान रखेंगे, सरोजनी नायडू ने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कानपुर के अंदर जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने किया था। और सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और जबकि ये श्रीमती एनी बेसेंट जो थी, भारतीय नहीं थी, ये आयरलैंड की थी। ये कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। और 1917 के अंदर कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ध्यान रखें, कोलकाता अधिवेशन के जो अंदर अधिवेशन हुआ था 1917 में, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? एनी बेसेंट ने। कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की। इसमें 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और यहीं पर अगर पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू। कब? 1925 में, कानपुर का अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में है, 1971 के ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन ठीक है? ग्रैंड अलायंस 1971 में के ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन ठीक है?
इनका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। सही बात है, यही सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इसका जो गठन किया गया था गैर कम्युनिस्ट यानी जो कम्युनिस्ट नहीं थे उसने, और गैर कांग्रेसी दल जो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, उन दोनों ने मिलकर इन दलों का स्थापना किया था, ग्रैंड अलायंस का। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ग्रैंड अलायंस का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1971 में। किसके द्वारा? गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? गैर कांग्रेसवाद, तो गैर कांग्रेसवाद का जो नारा दिया था ये राम मनोहर लोहिया के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? राम मनोहर लोहिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 में, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक कौन थे? ये जगजीवन राम था, ध्यान रखेंगे। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक कौन थे? जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? सबसे पहले ये जानिए, आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? जर्मनी में। आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारत ने जर्मनी से लिया है। और भारत में 3 तरह का आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 के अंदर जो लगाया जाता है वह अनुच्छेद 352 में लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352। 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। 360 वित्तीय आपातकाल। ध्यान रखेंगे ये 3 तरह के आपातकाल होते हैं। वित्तीय आपातकाल, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल? 3 प्रकार के। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल। ये वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा। वहीं पर बात करें राष्ट्रीय आपातकाल तो 3 बार लगा। एक बार 1965 में, दूसरी बार लगा है 1971 में, और तीसरी बार 1975 में। ध्यान रखें, 1975 में जो लगा है वो आंतरिक अशांति के कारण लगा है। आंतरिक अशांति के कारण 1965 में चीन के साथ जो युद्ध हो रहा था उस समय लगा। 1971 में पाकिस्तान के साथ में जो युद्ध हो रहा था उस समय लगा था। 1975 में आंतरिक अशांति के कारण भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। राष्ट्रपति शासन सबसे पहली बार पंजाब में लगा। सबसे पहली बार कहाँ पर लगा था? पंजाब में। और वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में है, भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? अनुच्छेद 352 होना चाहिए, हम 350 है, आप लोग 352 कर लीजिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के द्वारा लगाया जाता है। इस तरह से ये चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझे। अब बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कितना लाभदायक है, और अगर है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अच्छा सा कमेंट कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो में हम और अच्छे से आप लोगों के लिए मेहनत करके बना सकें। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सक्सेस एजुकेशन पॉइंट चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए हमारा वीडियो देख के आप लोग अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। निश्चित रूप से ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हेल्पफुल हुआ होगा। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।